हिस्टोरिक पीरियड में डिफरेंस क्या है ये भी उन लोगों को पता होगा। ठीक है, तो जरा मेरे को बता दो पहले ये सेशन स्टार्ट करने से पहले कि ये प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड में डिफरेंस क्या है। एनीबडी? रिटन रिकॉर्ड्स किस में होता है? हिस्टोरिक पीरियड में। एंड इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड में देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहां पर आप बोल रहे हो देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड। ठीक है, आई एग्री। अगर यहाँ पर रिटन रिकॉर्ड नहीं है तो फिर इतना सारा जो हम पढ़ने वाले हैं, जब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी, तो वो कहाँ पर है हमारे पास इंफॉर्मेशन? पेंटिंग्स। प्री हिस्टोरिक पीरियड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? पेंटिंग्स और स्कल्पचर। यह सम्यक वेमती चारू, इस पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो क्या है? पेंटिंग्स है, स्कल्पचर है, यस, स्टोन्स। दिस पीरियड इज ऑल अबाउट स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स का शेप से हम पता चलता है हमें कि कैसे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है फ्रॉम वन पीरियड ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, जैसे पैलेलिथिक से लेकर हम न्योलिथिक, चैलोलिथिक, देन चालकोलिथिक पीरियड, ब्रॉन्ज एज, उसके बाद हम पढ़ेंगे आयरन एज। तो ये सारा डेवलपमेंट हमारा स्टोन टूल से पता चलता है, प्लस सप्लीमेंटेड बाय द, जैसे कि आपने बोला कुछ रिमेन्स हो गया, आर्टिफैक्ट्स हो गया, ठीक है, स्केलेटल रिमेन्स हो गया। सो दैट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब हिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, बीसी, बीसीई, एडी और सीई, इन टर्म्स का आपको मतलब पता है? क्योंकि पूरी हिस्ट्री में, चाहे हम एंशिएंट हिस्ट्री में बात करें तो ये वाला टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, आगे जब मिडिवल और उसमें जाएंगे, हम मॉडर्न में जाएंगे तो ऐसी वाली टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। उसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बीसी और बीसीई? देख के बता रहे हो, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। हाँ सम्यक, आप कुछ बोल रहे थे? तो ये जो हमारा यहाँ पे जो आप पॉइंट देख रहे हो, दिस पॉइंट इज द टाइम पीरियड ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो इनके बर्थ से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको हम दो टर्मिनोलॉजी से कैटेगराइज करते हैं। वो कौन सा है? बीसी, बिफोर क्राइस्ट, देन बीसीई, बिफोर कॉमन इरा। अब इनके बर्थ के बाद का जो पीरियड है उसके लिए हमारे पास फिर दो टर्म्स है। ठीक है, एडी, एनो डोमिनी, जैसे आप लोगों ने ही बताया, एनसीई, कॉमन इरा, और बीपी भी यूज करते हैं बिफोर प्रेजेंट, दैट मीन्स बिफोर एडी 1950। तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है पूरा हम हिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्लियर है हमारा यहाँ पर? ठीक है, चलिए। प्री हिस्टोरिक पीरियड, ह्यूमन एवोल्यूशन। अब जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ था ह्यूमन एवोल्यूशन। तो आप एक मॉडर्न ह्यूमन स्पीशीज अभी आप देख रहे हो, खुद को देखते हो, वो पूरा का पूरा एवोल्यूशन कहाँ पर स्टार्ट हुआ? प्री हिस्टोरिक पीरियड। सो प्री हिस्टोरिक पीरियड से स्टार्ट कैसे हुआ वो हमारे हिस्ट्री का ये जो जनरल स्टडी है उसमें तो हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ते। जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, चाहे एंथ्रोपोलॉजी है, उनके लिए ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी डिटेल में भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज ऐड करने का मेरा पर्पस सिर्फ एक ही है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से हमारा क्या रेलेवेंस है, हम कैसे रिलेट करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड से। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेलेवेंस यही है, ह्यूमन एवोल्यूशन। तो ये आप देखोगे कि यहाँ से स्टार्ट किया हमने, एस्ट्रोपिथिकस, होमो हैबिलिस। ये नाम आपको याद नहीं रखने, जस्ट आपको ऐसे ही जनरल इंफॉर्मेशन का, जनरल नॉलेज के लिए मान लो कि आपके लिए डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर मैं। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल्स, देन होमो सेपियंस। जो हमारा अभी मॉडर्न ह्यूमन स्पीशीज है उसको किस नाम से हम, साइंटिफिक नाम क्या है उसका? होमो सेपियंस। अगर आप फेस फीचर का बात करें वो कैसे इवॉल्व हुआ है तो वो भी आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हो। एस्ट्रोपिथिकस जो मैंने आपको बताया,
ठीक है। सो वहां उनका फेस फीचर्स ऐसे था। ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ है हमारा पैलियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। यहां तक पहुंच गए हम होमोसेपियंस के। उसके बाद से लेकर जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुआ है, हमारी लैंग्वेज ले लो, कम्युनिकेशन ले लो, हैबिटेशंस ले लो, कल्चर ले लो, सोसाइटी ले लो, ठीक है, इन सब का जो डेवलपमेंट हुआ है इसके बाद हुआ है हमारा अपर पैलियोलिथिक पीरियड के बाद, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये यहां पर है कि ये एवोल्यूशन स्टार्ट कहां से हुआ था। अगर पूरा ग्लोब का बात करें तो ग्लोब के कौन से पोर्शन से ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था? एनी आइडिया कि जो हमारे एंसेस्टर्स है उनसे थोड़ा सा ग्रेजुअली डेवलप होना हमने कौन से रीजन में स्टार्ट किया था? यस, अफ्रीका। सो ऐसा माना जाता है, जो हमारे पास एविडेंस है तो उससे हमने ये इन्फर किया है कि सबसे पहले जो हमारे एंसेस्टर थे तो दे वर फ्रॉम द अफ्रीका साइड। सो वहीं से फिर उन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट किया था टू द अदर साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप, एशिया, देन अमेरिका साइड, ठीक है। उसके बाद फिर हमें इनकी सब स्पीशीज जहां पर आप देख रहे हो देखने को मिलता है। स्टार्टेड फ्रॉम अफ्रीका, देन माइग्रेट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि हमारा रेलेवेंस क्या है इस पीरियड का, ठीक है। देन प्री हिस्टोरिक पीरियड, आप लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया कि प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड में डिफरेंस क्या है। हिस्ट्री जैसे बताया हमने, दैट इज ऑलरेडी हैपेंड एंड रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक। हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिटन एविडेंसेस है, उन्हीं के बेसिस के ऊपर एक क्रोनोलॉजी है हमारे पास। दैट क्रोनोलॉजी इज नोन एज हिस्ट्री ऑफ समथिंग। देन अगर हमारे पास हम बोले नो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल, दैट पीरियड इज नोन एज प्री हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो यहां तक क्लियर है, हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यही चीज हम कंटिन्यू करते हैं। अगर रिटन रिकॉर्ड नहीं है तो हमारे पास इतना वास्ट इंफॉर्मेशन कहाँ से है? तो वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है स्टोन टूल्स, पोट्री, आर्टिफैक्ट्स एंड मेटल इम्प्लीमेंट्स। इन्हीं सब चीजों को आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि इन्हीं चीजों में क्या डेवलपमेंट हुआ है जब हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर इमेजेस में देखें, इमेजेस में भी आप देख सकते हो स्टोन टूल्स है और ये पोट्री है प्री हिस्टोरिक पीरियड का। इन दोनों चीजों को स्टडी करके ही हम ये सब चीजें जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर करते हैं, ठीक है। चलिए बताइए। सभी बंदर के देखो जिसने कोशिश की वही बनेगा ना। तो जो मतलब जहां पर वो डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता गया, तो आप अगर मंकी का बात करें, मंकी में भी देयर आर सो मेनी सब स्पीशीज, सो मेनी टाइप्स इन द मंकीज। तो हम भी एक टाइप ऑफ मंकीज हैं, ठीक है। तो एक वन टाइप ऑफ मंकी में जब ऐसे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ तो वो धीरे मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद हम ऐसे फॉर्म में आपको दिखते हैं। तो बाकी जो सब स्पीशीज है वहां पर ये एफर्ट्स हमें देखने को नहीं मिलता। जो भी डेवलपमेंट की हम बात करें वो किस लिए हुआ है? क्योंकि उनकी इच्छा है वहां पर खुद को थोड़ा सा मूव किया। अगर वो 4 पैर पे चलते थे, धीरे धीरे करके उन्होंने 2 पैर पे चलना स्टार्ट किया, तो वो बॉडी भी उसी स्पीशीज का जिसने ट्राई किया उसी का बॉडी वैसे डेवलप होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके साथ साथ उनका जो ईटिंग हैबिट्स है, पहले वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, ठीक है, फॉरेस्ट में रहते थे। उसके बाद जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, देन उसके बाद उन्होंने जो ग्रेन्स है, कोर्स ग्रेन्स है, उनका फूड हैबिट्स बना, ठीक है। सो विद द टाइम जिन्होंने एफर्ट्स किया वहां पर हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, अब हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन से कैटेगरीज हो गया हमारा यहाँ पर? ये ओवरलैप हो रहा है इमेज कोई, ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली हम 3 पोर्शन में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज पैलियोलिथिक, सेकंड कौन सा होगा? मेसोलिथिक,
एंड नियोलिथिक। इसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं चैल्कोलिथिक, देन उसके बाद हमारा ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, वो भी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पैलियोलिथिक पीरियड को भी आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, यस, देन मिडल पैलियोलिथिक पीरियड, देन अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नियोलिथिक एंड मेसोलिथिक में वो कैटेगराइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं कि पर्टिकुलर स्टोन इज फ्रॉम पैलियोलिथिक एंड सेकंड पर्टिकुलर स्टोन फ्रॉम मेसोलिथिक एंड थर्ड वन इज फ्रॉम नियोलिथिक, वो हम कैसे बता रहे हैं? जब कोई हमें रिमेन्स मिल रहा है, कुछ स्केलेटन मिला है, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि ये पैलियोलिथिक से है, मेसोलिथिक से है, नियोलिथिक से है, आयरन एज से है, जहां हड़प्पा सिविलाइजेशन को बिलोंग करता है? कैसे? हाउ कैन वी से दैट? स्टोन देखकर पता चल जाएगा। मान लो कोई स्केलेटल रिमेन्स मिला है हमें, है ना, कहीं मतलब कुछ खुदाई कर रहे थे तो वहां पर स्केलेटल रिमेन्स मिला है, तो उसको कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये कौन से टाइम पीरियड को बिलोंग करता है, अगर वो प्री हिस्टोरिक कहीं पीरियड से उसका कुछ लेना देना है तो? कुछ भी लिखा नहीं है, मान लो स्केलेटन के ऊपर कहां से लिखा होगा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो क्या करता है? हाँ, यस, सम्यक, चारू, वेमती, एनी आंसर टू दिस क्वेश्चन? कि अगर हमें कुछ स्केलेटल रिमेन्स मिले हैं, उनसे हमें ये कैसे पता चलेगा कि दैट पर्टिकुलर स्केलेटन बिलोंग्स टू पर्टिकुलर पीरियड? हाउ कैन वी से दैट? कार्बन डेटिंग। ठीक है, डेटिंग टेक्निक्स, और इसमें बहुत सारी डेटिंग टेक्निक्स होता है जिसको आप इम्प्लीमेंट करके कुछ भी आर्टिफैक्ट, इकोफैक्ट्स मिला है आपको, उसको स्टडी करते हैं साइंटिफिकली स्टडी करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाता है कि इतना टाइम पीरियड पुराना है ये स्केलेटन और आर्टिफैक्ट, उसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये पैलियोलिथिक से बिलोंग करता है, या मेसोलिथिक या नियोलिथिक। ठीक है, उन्हीं में से 2 जो मेथड है मैंने यहाँ पर आपके लिए डाला है, रेडियो कार्बन डेटिंग एंड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर हमारे सिलेबस में इसका ज्यादा डिस्कशन नहीं है क्योंकि ये साइंटिफिक थ्योरीज है, या वहां पर साइंटिफिक जो कंसेप्ट्स है काफी ज्यादा यूज होगा, हमारा हिस्ट्री से उसका कुछ लेना देना नहीं है। जस्ट कि ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि इनको कैसे कैटेगराइज किया गया है, और कोई चीज मिलती है तो उसको कैसे हम इस पीरियड में पर्टिकुलरली फिट करते हैं, तो उसके लिए ये चीज यहाँ पर ऐड की थी। अगर हम देखें रेडियो कार्बन डेटिंग, अब रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज कैसे होता होगा? स्केलेटन मिला है मुझे, स्केलेटन को अब मुझे स्टडी करना है इस टेक्नोलॉजी के साथ, रेडियो कार्बन डेटिंग के साथ, तो अब उसमें मुझे क्या चेक करना है एज ए साइंटिस्ट? रेडियो कार्बन डेटिंग में आई विल सी द क्वांटिटी ऑफ C14, कार्बन 14 एलिमेंट, उसकी क्वांटिटी कितनी है स्केलेटन में वो देखूंगी मैं, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आई विल कम टू द कंक्लूजन कि वो कौन से टाइम पीरियड को बिलोंग करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इस इमेज को ध्यान से देखो तो कोई भी, चाहे एनिमल है, ठीक है, ह्यूमन है, डेथ के बाद जब उसको मतलब हम दफना देते हैं तो उसमें जो 100% C14 होता है। ठीक है, डेथ के बाद। अब डेथ के बाद स्केलेटन, मतलब जो आपका जो फ्लैश है वो तो चला जाता है, स्केलेटन रह जाता है, स्केलेटन में भी डिके होना शुरू हो जाता है विद द टाइम। ठीक है, जब ये डिके होना स्टार्ट होता है उसके साथ साथ आपका जो C14 का क्वांटिटी है ना वो भी कम होना शुरू हो जाता है। अब देखो, डेथ के टाइम पर 100% है, 5000 ईयर के टाइम पे 50% हो गया, देन 11,000 टाइम मतलब और पुराना हो गया तो ये 25% रह गया, 17,000 टाइम पीरियड पे तो 12.5% रह गया। तो ऐसे ही जब C14 का क्वांटिटी हम देखते हैं कम होता जाता है, उसी से हम एनालाइज कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्केलेटन का एज कितना होगा। बट इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये सिर्फ हमें 60,000 ईयर्स तक का ही
टाइमलाइन बता सकता है। अगर कोई स्केलेटल रिमेन हमें मिला है कि वो पैलियोलिथिक पीरियड, तो मिलियन ऑफ ईयर्स पीछे जाना पड़ेगा, लाखों साल पीछे जाना पड़ेगा हमें, तो उसके बारे में ये हमें नहीं बता सकता। ये सिर्फ 60 ईयर्स टाइम पीरियड का अगर कुछ चीज हमें मिला है तो उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। अगर 60 ईयर्स से कोई चीज पुरानी है तो वहां पर ये मेथड फेल हो जाता है, तब साइंटिस्ट कोई दूसरा मेथड ऑप्ट करेंगे टू नो द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट और स्केलेटन। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडियोकार्बन डेटिंग मेथड। देन सेकंड इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? ठीक है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स। ट्री रिंग्स को देखकर, उनको स्टडी करके, उनका स्ट्रक्चर और पैटर्न स्टडी करने के बाद हम ये एस्टिमेट करते हैं कि कौन से टाइम पीरियड को बिलोंग करता है दैट पर्टिकुलर ट्री और दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ वुड। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, विजिबल है सबको, ये एक ट्री का पोर्शन है, ठीक है, स्टेम का। तो उसको काटने के बाद आपको ऐसे रिंग्स दिख रहा है। अब हम साइंटिस्ट नहीं है, हमें नहीं पता है कि ये जो रिंग्स है क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट जो साइंटिस्ट इसको स्टडी करता है वो रिंग को देखकर बता सकता है कि हाँ इसका एज कितना होगा। ठीक है, ये भी एक वन ऑफ इम्पॉर्टेंट मेथड है। यहाँ पर देखो आप, ये है ट्री का स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पर बताया पीस। अब ये जो इसका सेंटर पार्ट होता है ना, ये सबसे पुराना होता है, क्योंकि जो नई लेयर बनेगी वो तो ऊपर ही बनेगी ना ट्री के, है ना। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो नई लेयर है, जो सबसे अंदर वाली है दैट इज द ओल्डेस्ट वन। तो अगर हम उसकी यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैंने ऐड किया है 1690 पीरियड को बिलोंग करेगी। देन थोड़ा सा ऊपर जाते हैं 1700, 1710, 1720, 1730, 1740। तो ऐसी इस डेंड्रोक्रोनोलॉजी से हमें पता चल सकता है कि कौन से टाइम पीरियड के टाइम का है ये वुड। ठीक है, अब पता चला ये क्लासिफिकेशन कैसे होती है। देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स टू नो द डेट ऑफ पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट्स और स्केलेटन्स। ये तो मैंने दो ही ऐड किए जस्ट रेफरेंस के लिए, कि आपको एक आइडिया हो कि ये सब चीजें हो कैसे रहा है, कैसे हम बोल रहे हैं कि ये पैलियोलिथिक पीरियड से है या मेसोलिथिक पीरियड से। ठीक है, चलिए, हाँ आपको तो लिखना भी है, हमें डिक्टेशन भी करना है, तो चलिए लिख भी लिए साथ साथ में, क्योंकि लिखते लिखते अगर पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड डालो हेडिंग, प्री हिस्टोरिक पीरियड। सम्यक वेमति चारू समझ में आया अभी तक? एनी डाउट टिल हियर? ओके। कौन सी नहीं, ये तो एनसीईआरटी से बहुत डीप है। एनसीईआरटी तो होगी हमारी। एनसीईआरटी कब हुई? इसमें एनसीईआरटी इंक्लूडेड है, मतलब जो एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन है इसमें है, प्लस बहुत ज्यादा डीप में है जो हमें मेंस और प्रीलिम्स में चाहिए। एनसीईआरटी तो एक बेसिक कोर्स जैसे हो जाता है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन। हाँ 6 to 12 है इसमें, आपको अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स करके हेडिंग लिख लीजिए और उसमें ये थोड़ा सा टाइमलाइन बना लीजिए आपकी रेफरेंस के लिए। कभी भी ये नोट्स खोलो तो आपको फर्स्ट पेज पर ही ये टर्मिनोलॉजी मिल जाए, सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको कि ये बीसीई, एडी ये क्या है। सम्यक, चारू, वेमति आप लोग भी बना रहे हो ना नोट्स?
ओके बनाना है, क्योंकि जब आप लिखोगे तो 50% तो लिखते टाइम ही याद हो जाएगा, बाकी आपकी रिवीजन है, रिवीजन करते रहोगे तो 90% तक तो पहुंच ही जाओगे। जैसे बीसी में जैसे आगे बढ़ते हैं समय उसका घटता है तो यहाँ पर हम मैक्सिमम पीरियड से लेकर चलते हैं ना, 0 की तरफ जाना है हमें, नंबर लाइन के जैसे। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद जब बर्थ की हम यहाँ पर मेन पॉइंट जो सेंट्रल पॉइंट है वो बर्थ ऑफ क्राइसिस जीसस क्राइस्ट लेते हैं, उनके बाद फिर हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे 1st सेंचुरी एडी आ जाएगा, उसके बाद 21st सेंचुरी एडी जो अभी हम हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, ओवरऑल देख लेते हैं, उसके बाद जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था लोअर मिडिल एंड अपर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर पैलियोलिथिक पीरियड का बात करें, हैबिटेशंस कि वो कहां पर रहते थे, दैट इज द मेन पॉइंट, कि वो लोगों ने कौन सा लोकेशन चूज किया अपने रहने के लिए। इवॉल्व हो गए, मॉडर्न स्पीशीज हमारे पास आ गए, ठीक है, तो रहने के लिए उन्होंने चूज कौन सा लोकेशन किया, नियर द वाटर सोर्स। अब ये नियर द वाटर सोर्सेस ही क्यों, माउंटेन पे भी रह सकते थे, ठीक है, वैलीज में भी रह सकते थे, प्लेन एरियाज में भी रह सकते थे, विद इन द फॉरेस्ट भी रह सकते थे। व्हाई ओनली दिस वाटर साइड, रिवर साइड ही क्यों? इरिगेशन तो तभी कहां से इरिगेशन हो गया, रिवर से, रिवर से। देखो जब प्री हिस्टोरिक पीरियड स्टार्ट हुआ है ना, लोअर पैलियोलिथिक, तब आग भी नहीं है हमारे पास, पकाना खाना कहाँ से रहेगा, ठीक है, पीने के लिए चाहिए, ठीक है, वो हो गया। इरिगेशन का तो अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं आया हमारे पास, इरिगेशन तब होगा जब एग्रीकल्चर हम करते हैं, कुछ क्रॉप्स हमारे पास है, ठीक है, कल्टीवेट करने के लिए, तब हम बोलते हैं कि इरिगेशन होगा। यस वेमती, सम्यक और चारू, एनी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि व्हाई दे चोज द हैबिटेशन साइट नियर द रिवर साइड ओनली? जब हम बोलते हैं कि ये जो पूरा का पूरा पीरियड है बेस्ड ऑन स्टोन्स, स्टोन टूल्स, तो कभी आप रिवर वैली विजिट किए हो? रिवर की साइड तो गए ही होंगे ना, इतना तो हम है नहीं कभी रिवर की साइड या लेक की साइड नहीं गए, तो वहां पर आपने देखा नहीं, स्टोन्स मिल जाएगा आपको, डिफरेंट शेप्स, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। वो तो कैसे पानी रोड करके शेप चेंज करता है, वो ज्योग्राफी में आपको इन्हें पढ़ा ही होगा, है ना। तो वहां पर उनको क्या मिल जाता है, उनका बेसिक सोर्स जिसके ऊपर उनका लाइफ डिपेंड था, स्टोन टूल्स। जब आप बात कर रहे थे ना खाने का, खाना क्या है, मछली होगा वहां पर फिश में, तो मार कैसे मारेंगे उसको, हाथ से तो मरेगी नहीं, तभी भी प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी नहीं मरेगी हाथ से, तो मारने के लिए उनको क्या चाहिए, पत्थर। पत्थर भी मतलब ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ उसको आपको शार्प करना पड़ेगा, किसी आपको फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, तो उस फॉर्म में लाने के लिए ही वो ऐसे करके स्टोन टूल्स, इसलिए हम बोलते हैं स्टोन टूल्स। अगर तो कोई पड़ा हुआ पत्थर ऐसे ही यूज कर लिया मैंने, ठीक है, तो उसको टूल्स नहीं बोलेंगे। टूल्स कब बोलते हैं, जब उसका जो फॉर्म मुझे मिला है मैं उसको चेंज कर देती हूँ अपने डिजायर्ड मोटिव के हिसाब से, कि मुझे कैसे वाला स्टोन चाहिए, तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्टोन टूल्स, कि वहां पर उनको काफी ज्यादा रॉ मटेरियल मिला था अपने टूल्स के लिए। कौन से टूल्स के लिए, स्टोन टूल्स के लिए, प्लस फूड जो आप लोगों ने बताया कि वहां पर उनको फिशिंग एक्टिविटीज के लिए फिश अवेलेबल होगा, और जो मैराइन वहां पर एनिमल्स है वो उनको मिल जाएगा फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है, खाने के लिए, तो वो चीज हो गया। बाकी रिवर साइड का दूसरा एडवांटेज क्या है, पीने के लिए पानी तो चाहिए ही हमें, यस ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि जो भी एनिमल्स है फॉरेस्ट के, पानी पीने के लिए कहाँ आएंगे, रिवर साइड आएंगे, तो वहां पर इनका मेन जो ऑक्यूपेशन क्या है, अभी एग्रीकल्चर नहीं है, क्या है, जो मिल रहा है आपके आंखों के सामने मारो खाओ, तो सामने क्या दिख रहा है, एनिमल्स, तो उनको हंट करो और खाओ। और आइडियल लोकेशन भी वही है, जब भी एनिमल्स पानी पीने आएगा अपना प्लानिंग के हिसाब से वो हंट कर सकते हैं उसको, तो उनके लिए इसलिए ये आइडियल लोकेशन है। अगर आप यहाँ पर प्री हिस्टोरिक साइट आगे भी देखोगे ना, मोस्टली आपको मिलेगा अलोंग द रिवर साइड, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आगे हम पढ़ेंगे, वो कहाँ पर डेवलप हुआ पूरा का पूरा, इंडस रिवर सिस्टम के आसपास, ठीक है। गंगेटिक वैली के आसपास देखेंगे, वहां पर भी हमें सेम चीज मिलता है। अगर हम इंडिया के बाहर जाएं, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, उनका बात करें, तो उनका भी मेन जो बेसिक वहां पर मोटिव क्या था एस्टेब्लिश होने का, रिवर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर देयर, ठीक है।
देन लोकेशन हमने चूज कर लिया। दे लिव्ड इन रॉक शेल्टर्स, मतलब जो नेचुरली बने हुए रॉक शेल्टर्स, जैसे बीम बेड का। आर्ट एंड कल्चर में हमने बीम बेड का बहुत पढ़ा है, ठीक है, लोकेशन भी जाना था और रॉक शेल्टर्स का इमेजेस भी हमने देखा था, तो दैट वर द आइडियल लोकेशन फॉर देम। देन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर ही हमने डिस्कस कर लिया कि रिवर साइड में रहने का पर्पस, वन पर्पस था वहां पे हंटिंग, गैदरिंग, ठीक है। देन टूल्स तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, कौन से टूल्स यूज करते हो, तब तो मेटल नहीं है, उनके पास एक ही सोर्स है स्टोन्स, उसको जैसे भी मॉडिफाई कर लो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, दैट इज द ओनली सोर्स फॉर देम एज अ टूल्स, तो स्टोन टूल्स। लैंग्वेज ठीक है, हम बोल रहे हैं रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, तो रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है तो दैट मीन्स कि वहां पर कुछ लैंग्वेज नहीं है। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? अगर रिटन रिकॉर्ड नहीं है तो उनके बीच में कभी बात ही नहीं होता होगा, कम्युनिकेशन ही नहीं है, लैंग्वेज ही नहीं है। कैन वी से दैट? हाँ, तो उनका ही चाहे वो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन ही क्यों ना हो। अभी एनिमल्स में भी देखो, वहां पर लैंग्वेज का कंसेप्ट नहीं है जितना अभी तक हम लोगों को पता है, बट स्टिल देयर इज अ कम्युनिकेशन। कैसे? सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। उनकी कुछ आवाजें होती है, उसके थ्रू वो एक दूसरे को मैसेज देते हैं। अगर कुछ उनको हंट करने आ रहा है तभी वो एक दूसरे को मैसेज देते हैं कि बी अवेयर, है ना, कि आप अवेयर हो जाओ, कोई आपको मारने आ रहा है, तो कुछ ऐसे डेंजर है, ठीक है। तो वहां पर भी लैंग्वेज का कंसेप्ट हमें नहीं पता है कि नहीं, बट इतना बोल सकते हैं कुछ टाइप का कम्युनिकेशन जरूर होता होगा वहां पर, ठीक है। देन आर्ट का बात करें तो आर्ट में हमें, तो आप लोगों ने ही बताया था स्टार्टिंग में मैम, पेंटिंग्स, तो पेंटिंग्स जो है उनका मेन यहाँ पर आर्टिस्टिक नेचर शो करता है, ठीक है। जो आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है, हम एक सेगमेंट है हमारा आर्ट एंड कल्चर, वहां पर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड आर्ट का डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा मेन मोटिव रहेगा उनका सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जो कल्चर एंड आर्ट है वो हमारा आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट में हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करें, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये जो मैंने बताया स्टोन टूल्स, अब देख लो यहाँ पर वो स्टोन टूल्स बनाते कैसे हैं। ये एक स्टोन टूल लिया उन्होंने, अब इसको डिजाइर्ड फॉर्म ऐसे करके इस शेप में लेकर आना है, क्योंकि अब इस शेप से देखो, इससे आपको फायदा क्या होगा इस वाले स्टोन टूल से? शार्प है बहुत ही, दिख रहा है ना आपको, एकदम ऐसे वाला शार्प है। इससे अगर आपको ग्राउंड डिग करना है आसानी है, फिश को किसी को आप ऐसे बैठे हो साइड में, कोई छोटा मोटा फिश है उसको हंट करना है आसानी है, ठीक है। और किसी एनिमल को हंट किया है आपने, उसका जो स्किन है वो उतारना है ऊपर वाला, तो ये शार्प है, इससे आसानी है आपको। तो इसी सब चीजों की वजह से वो डिजायर्ड फॉर्म इस तरीके से आता था उनके पास। अगर उनको कोई रफ स्टोन ऐसे मिलता, उसको वो अपने टेक्निक्स के हिसाब से चेंज करके यहाँ पर स्टोन ऑन स्टोन, फिर ये वुड का हैमर लेकर उसको पीसेस में काट कर, ठीक है, तो ये ऐसे डिजायर्ड फॉर्म में लेकर आते थे, ठीक है। दिस इज द वे दे यूज्ड टू मेक स्टोन टूल्स। देन पैलियोलिथिक साइट्स, अब मैंने बताया था पैलियोलिथिक साइट्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर ऑल अराउंड द रिवर साइट्स। तो यहां पर देखो आप, इंडस, गंगा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, यहाँ पर कृष्णा, इन सब रिवर के अगल बगल में ही आपको ये पैलियोलिथिक साइट्स देखने को मिलेगा। रीजंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया सोन वैली एंड पॉटवर प्लेट्यू, वो हमारा पाकिस्तान की साइड आएगा, ठीक है, ऑन द फुट हिल ऑफ द शिवालिक हिल्स। देन भीमबेटका एमपी में नर्मदा के आसपास आएगा आपका। देन आदमगढ़ नर्मदा वैली के आसपास, कर्नूल आंध्र प्रदेश में। देन अरित्तमपक्कम नियर चेन्नई तमिलनाडु में आएगा आपका, ठीक है, कावेरी रिवर के आसपास। दीज आर द नॉर्मल पैलियोलिथिक साइट। यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे, सिंपली पैलियोलिथिक साइट बोल रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन में आगे जाते हैं। क्लासिफिकेशन हमने जो पैलियोलिथिक पीरियड है 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ऑलरेडी आप लोगों ने ये मुझे बता भी दिया और हमने डिस्कस भी कर लिया था। अर्ली और द लोअर पैलियोलिथिक, देन मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। ये पैलियोलिथिक जो वर्ड है इसका मतलब तो आपको पता है ना, मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया ये सोच कर कि ये बहुत ही छोटा सा है और आपको पता ही होगा। पैलियोलिथिक वर्ड का मतलब क्या है? ये 2 वर्ड से बना हुआ है, पैलियो एंड लिथिक। पैलियो का मतलब क्या है?
व्हाट डू यू मीन बाय पैलियो? यस, तो मतलब आपको नहीं था, मुझे फिर बताना चाहिए था आपको। आई थॉट कि हमने डिस्कस किया था आर्ट एंड कल्चर में भी। हमने जब ये स्टार्ट करने से पहले मैंने वहां पर पैलियोलिथिक में पैलियो का मीन्स ओल्ड है, लिथिक का मीन्स स्टोन है ना? तो ओल्ड स्टोन एज भी तो बोलते हैं हम, है ना? तो अगर ये पैलियोलिथिक नहीं लिखा, ओल्ड स्टोन एज लिखा है, डजंट मीन कि हमने डिस्कस नहीं किया है। ये मत बोल देना कि ये तो पढ़ाया नहीं है क्लास में, है ना? पढ़ाया है हमने ये। तो ये हमारा पैलियो मीन्स ओल्ड। ऐसे ही अगर हम मेसोलिथिक की बात करते हैं तो लिथिक का मीन्स तो स्टोन हो गया, मीजो का मतलब मिडल स्टोन एज। देन नियोलिथिक में नियो मीन्स न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन, दैट मीन्स न्यू स्टोन एज। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर जो टर्म है इनका मीनिंग है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो अब इनका जरा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इनमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है। ठीक है, अगर हम देखें फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स जो है वो आइडेंटिफाई कहाँ किए गए थे? पल्लवरम नियर चेन्नई, कावेरी रिवर के आसपास। किसने किए थे? दैट इज इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट ब्रूस फूट इन 1963। He was very important person in prehistory. He is also known as father of Indian prehistory. He is a British geologist and archaeologist. ठीक है, तो इनको फादर ऑफ इंडियन प्रीहिस्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर दूसरी चीज हमें क्या डिस्कस करनी है? टूल्स, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। तो यहाँ पर टूल्स हंटिंग गैदरिंग के लिए चाहिए, हमने देखा था। उसके बाद जो काटना है, काटने के लिए टूल शेप्स कैसे होना चाहिए उसे का भी हमने डिस्कस किया था। देन चॉपर्स, मतलब कुछ आपके पास ट्यूबर्स है, उसको फिर आप छोटा करके चॉप करना चाहते हो तो उसके लिए शार्प टूल चाहिए, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको। ये इट इज आइडियल फॉर द चॉपिंग ऑल्सो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो चॉपर्स, हैंड एक्सेस, देन क्लीवर्स। क्लीवर्स का मतलब होता है एक पतला सा स्टोन जिससे आप स्क्रैप कर सकते हो, जैसे एनिमल का स्किन है उसको अच्छे से आप उतार सकते हो, शार्प होता है इसका एज काफी ज्यादा। देन दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी है? बेलन वैली इन यूपी, उत्तर प्रदेश में आएगा। ठीक है, देन राजस्थान की साइड जाएंगे तो दिद्वाना रीजन है, वहां पर जो हमारा डेजर्ट है, थार डेजर्ट, उसके आसपास, दैट इज ऑल्सो लोअर पैलियोलिथिक साइट। देन अगर डेक्कन में जाए तो वहां पर हमारे पास आता है नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, एमपी में आ जाए तो भीमबेटका, देन छोटा नागपुर प्लेट्यू नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हो, देन सोन वेल। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक, अब मिडिल पैलियोलिथिक का बात करते हैं। ठीक है, स्पीशीज ऑफ होमो इरेक्टस। अब मिडिल पैलियोलिथिक में देख लो हम कहां पर, हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन कहां पर पहुंच गया? होमो इरेक्टस तक। अभी हम होमो सेपियंस में नहीं आए हैं, मिडिल पैलियोलिथिक में कहां पर पहुंचे हैं? होमो इरेक्टस तक। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब यहाँ इस पीरियड में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन किसकी हेल्प से हमें मिलती है? दैट पर्सन्स नेम इज HD संकालिया, हंसमुख धीरजलाल संकालिया। ही इज अ ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारा प्री हिस्ट्री में। ठीक है, देन इन्होंने आइडेंटिफाइड किया था फर्स्ट टाइम टूल्स फ्रॉम द मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। कहां पर? परवारा रिवर नियर नवासा। नवासा कहां पर? आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, अब हम ये परवारा रिवर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज्योग्राफी में जाते हैं कि परवारा रिवर है कहां पर, क्योंकि हमारे तो ये जो रिवर सिस्टम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें परवारा रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये इंडिपेंडेंट रिवर है या किसी का ट्रिब्यूटरी है? इंडिपेंडेंट रिवर नहीं है, ट्रिब्यूटरी है। किसका ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी रिवर का। ठीक है, दिस इज योर गोदावरी रिवर। और ये इसका कौन सा ट्रिब्यूटरी बनता है? राइट बैंक और लेफ्ट बैंक? ये हमारा मेन जो है गोदावरी रिवर, जो यहाँ से हिल्स है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है और यहाँ पर गोदावरी डेल्टा बना है। तो यहाँ पर इसको ट्रिब्यूटरीज कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रावारा रिवर, जो रिवर इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, ये लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक है? यस, आपको कंफ्यूज हो? ठीक है, चलो ये भी बताओ। चारों समयात वेमती, ये बताओ प्रावारा रिवर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो गोदावरी का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? देख कर ही बताना है हमें, आपके सामने ही है। देखो, अब किसी रिवर का लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड होता है? दिस इज द रिवर, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। आप यहां पर खड़े हो, आप इस तरफ जा रहे हो, आपका राइट कहाँ है प्रवीण बताओ? आप यहां पर खड़े हो और इस तरफ जा रहे हो, आपका ये वाली साइड कौन सी है? यू आर स्टैंडिंग हियर एंड यू आर गोइंग टू दिस डायरेक्शन। आपका इस वाला साइड कौन सी है, लेफ्ट और राइट? ये आपकी राइट होगी, ये कौन सी है? लेफ्ट। तो ये जो रिवर है जी ऐसे ही तो जा रही है, जहां से ओरिजिनेट हो रही है यहाँ जा रही है। तो इसमें जो रिवर्स, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, वो इसको इस साइड से, लेफ्ट साइड से मिल रही है ना, इसको मीट कर रही है, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। और जो राइट साइड से मीट करती है जो हमारी मेन रिवर्स को, उसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ऐसे जो प्रावारा रिवर है तो ये राइट साइड से मीट कर रहा है, इसको सेम डायरेक्शन ही तो है, राइट साइड से कर रहा है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल प्रावारा इज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। ठीक है, ये तो हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा रिवर सिस्टम में, है ना। ठीक है, चलिए देन टूल्स का बात करें मिडिल पैलियोलिथिक में, तो यस टूल्स तो वैसे ही, बट उसमें भी थोड़ा सा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। उनका जो रिफाइनमेंट है दैट इज मोर क्लीन, ठीक है। एंड अगर हम बात करें साइज का, तो साइज में भी डिफरेंस है। साइज में कैसे डिफरेंस है कि वहां पर आपका जो स्टोन टूल्स का साइज है वो छोटा होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। दे आर लाइक हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स, ठीक है, नाइव्स, एंड दे बिकम थिनर एंड लाइट वेटेड। अब ये जो डेवलपमेंट है यहाँ पर थिनर एंड लाइट वेटेड, ये क्यों हो रहा है? जब हम स्टार्ट किए थे अपर पैलियोलिथिक पीरियड से, तो वहां पर तो देखा था थोड़ा हैवी है ना, थोड़ा थिक है जो टूल्स है। बट अब जब हम टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हम स्टोन टूल्स को स्टडी करके पता चल रहा है कि उनका जो वो ना वेट है वो कम होते जा रहा है। अगर देखने में देखें तो वो पतले होते जा रहे हैं। तो ऐसे क्यों? ये मतलब कैसे एक साइन ऑफ डेवलपमेंट है? हाउ कैन वी से दैट इट इज अ इंडिकेशन ऑफ डेवलपमेंट? जिसका यूज करते हैं तो हाथ में छोटा और भारी रहता है, इसलिए उन्होंने लकड़ी यूज किया उसकी जगह पे। वेरी गुड। कि उन्होंने जब ये जो रूडिमेंट्री और बोल सकते हैं अब रफ स्टोन है उनको यूज करने पे लगा कि इतना हैंडी नहीं है, इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके अच्छा बनाया जा सकता है। तो इसी वजह से उनकी जो सोच थी, सोच को जब उन्होंने इम्प्लीमेंट कहाँ पर किया? स्टोन टूल्स में। तो डिफरेंस क्या आया कि उनका वेट लाइट होता गया, उसके साथ साथ उनका जो शेप है वो भी चेंज होता गया, ठीक है, और ज्यादा थिन होते गए, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट साइट्स का बात करें तो वही हमारे रिवर साइट में आ जाएगा, सेंट्रल इंडिया में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है, वही वाला जो हमने पीछे डिस्कशन किया था अपर पैलियोलिथिक पीरियड। देन अपर पैलियोलिथिक कल्चर, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड है हमारी हिस्ट्री का, क्योंकि ये पीरियड है जिसमें हम एज अ मॉडर्न ह्यूमन स्पीशीज इवॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद हमारा सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल जो एवोल्यूशन है वो स्टार्ट होता है। यहाँ तक तो हमारा बॉडी जो बायोलॉजिकल चेंजेस है वही कंप्लीट हुआ है, उसके बाद तो स्टिल वी आर इवॉल्विंग अ लॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है होमोसेपियंस। ये है हमारा होमोसेपियंस जो हमें अपर पैलियोलिथिक पीरियड में मिला, ठीक है। इनोवेशन इन टूल्स, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंक्रीज द कॉग्निटिव कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमंस। तो जो कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ा तो वहां पर हमारा मॉडर्न ह्यूमन स्पीशीज का भी इवॉल्वमेंट हुआ है एज अ होमो सेपियंस। देन टूल्स का बात करें तो टूल्स मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि उनका वेट और जो शेप है वो चेंजेस होता गया, और चेंज होते होते उनका एक और नाम हमने दे दिया माइक्रोलिथ्स करके। माइक्रोलिथ्स, अब माइक्रो का मतलब क्या है यहाँ पर? स्मॉल, लिथ मीन्स
टूल्स, तो स्मॉल टूल्स हमें यहाँ से अपर लिथिक पीरियड से मिलने स्टार्ट हो गए. दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन. ठीक है. देन अगर साइट्स का बात करें तो वही साइट्स है हमारा नियर द रिवर साइट. ठीक है, नियर द गंगेटिक वैली, बेलन वैली. ठीक है. देन आंध्रा, कर्नाटका, कृष्णा कावेरी रिवर के आसपास. यहाँ पर भी अगर आप देखो ये वाला इमेज में भी तो आपको चेंजेस दिख जाएगा टूल्स में. ये लोअर पैलेलिथिक का टूल्स है, मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट किया था. अब देखो ये मिडल में है, इनका शेप्स देख लो. अब अपर पैलेलिथिक में डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट टाइप्स, कितनी टाइप्स के अपनी नीड्स के हिसाब से बना ली उन्होंने, ऑब्जर्व कर करके कि मेरी नीड को क्या चीज बेटर कैटर करेगी. ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने स्टोन टूल्स में भी चेंजेस किए. ठीक है, डिस्कस करेंगे मेसोलिथिक पीरियड. मेसो का मतलब मिडल, लिथिक मीन्स स्टोन, दैट मीन्स मिडल स्टोन एज, एंड टाइम पीरियड इज 10,000 BC टू 6,000 BC. दिस इज अ ट्रांजिशनल फेज. इसको ट्रांजिशनल फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट्स हमें नहीं देखने को मिलता. जस्ट ये पीरियड एक ट्रांजिशन है. कहाँ से कहाँ तक? पैलियोलिथिक से नियोलिथिक तक. नियोलिथिक तक जाने के लिए जो आपको छोटा सा एक चाहिए, आप बोल सकते हो उसको. ठीक है, तो दैट वाज प्रोवाइडेड बाय दिस फेज, मेसोलिथिक फेज. तो इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रांजिशनल फेज, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हमने पैलियोलिथिक पीरियड में पढ़ा है उतना ज़्यादा डेवलपमेंट इस पीरियड में नहीं पढ़ते हम. और प्लस जो इसके बाद का पीरियड है नियोलिथिक पीरियड, उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पे आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा. ठीक है, चलिए. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी बोल दिया कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ. दैट मीन्स अगर पैलियोलिथिक पीरियड में हंटिंग गैदरिंग चल रहा है तो यहाँ पर भी सेम हंटिंग गैदरिंग ही चल रहा है. सेम एनिमल्स को हंट किया जा रहा है. और हैबिटेशन साइट्स का बात करें तो वही रिवर साइड हैबिटेशन साइट्स ही है. देन अगर बात करें कि हैबिटेशन साइट्स कहाँ पर है, रिवर साइड मैंने आपको बता दिया. ठीक है, वहीं पर आसपास हमें एज एविडेंस एनिमल बोन्स भी मिला है. देन पेंटिंग्स एंड इनग्रेविंग्स का बात करें तो भीमबेटका इज द आइडल साइट. वहाँ पर हमें इस पीरियड से रिलेटेड भी पेंटिंग्स मिलता है. देन बिलीफ का बात करें तो बरियल साइट्स इस टाइम पीरियड में हमें मिला है. तो बरियल साइट्स में जब बरियल साइट्स को स्टडी किया गया तो स्केलेटन्स हमें इस कुछ फॉर्म में मिला. ठीक है, उनके साथ साथ कुछ बीड्स, स्टोन के बीड्स का था, उनकी माला बनाकर उन पहनाया हुआ था. और साथ में जो भी वो टूल्स यूज़ करते थे उनके साथ में उनको भी दफना दिया जाता था स्केलेटन्स के साथ ही. ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है. ठीक है. देन पेंटिंग्स, टूल्स हमने अपर पैलियोलिथिक में कहाँ तक पहुँच गए? माइक्रोलिथ्स तक. तो यहाँ पर भी मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथ्स ही कंटिन्यू हुआ है. उसमें बस थोड़ा सा उनका साइज और कम कर दिया. माइक्रोलिथ्स में आप देख सकते हो टाइनी टूल्स. ठीक है, अब यहाँ पर देखने में इतना स्मॉल लगता है, तो जब इनको हाथ में पकड़ेंगे तो ठीक है, यू कैन फील दैट माइक्रोलिथ स्टोन्स. देन हैबिटेशन साइट. पैलियोलिथिक पीरियड में एक चीज़ था कि वहाँ पर हमने जो भी देखा, शेल्टर्स देखा. बेसिकली हम क्या बात कर रहे थे? नेचुरल रॉक शेल्टर्स के. उन्होंने खुद से कोई एफर्ट नहीं लगाया कि हम अपने लिए घर बनाते हैं, हट बनाते हैं. नेचुरली जो भी उनको मिला उसी में उन्होंने अडेप्ट किया खुद को. बट मेसोलिथिक में उन्होंने क्या किया कि उसके साथ साथ जो नेचुरल था उसके साथ साथ उन्होंने अपने लिए कुछ हट टाइप हैबिटेशन बनाना स्टार्ट किया. एक नया उन्होंने स्टेप लिया यहाँ पर. तो इस फॉर्म में आपको जो ग्रास होता है फॉरेस्ट में मिल जाता है आपको, ग्रास को ड्राई करके. ठीक है, इस शेप पे उन्होंने हट्स बनाना स्टार्ट कर दिया. मतलब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि कैसे हम अपने जीवन को, लाइफ को और ज़्यादा आसान बना सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने मेसोलिथिक पीरियड में स्टार्ट कर दी. देन हंटिंग के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मेसोलिथिक पीरियड का कि बो एंड एरो का यूज़ उन्होंने हंटिंग में करना स्टार्ट कर दिया. इससे आपकी जो हंटिंग है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको रिवर साइड बैठकर वेट नहीं करना पड़ता कि कब कोई एनिमल यहाँ पर आए तो मेरे लिए खाना मिले. ठीक है, अगर आपके पास बो एंड एरो है तो आप उन्हीं की लोकेशन पे जाकर किसी भी स्ट्रेटजी के साथ वहाँ पर हंट कर सकते हो. तो ये ऑल्सो साइन ऑफ डेवलपमेंट और एडवांसमेंट इन मेसोलिथिक पीरियड. हैबिटेशन स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सर्कुलर हट्स. चाहे वो टेम्पररी हट्स था, अब ये वाला हट्स देखकर लग रहा है ये परमानेंट हट्स है. अगर कुछ भी ज़्यादा बारिश हुई, तूफान आया तो वहाँ पर तो ये बिल्कुल रहेगा ही नहीं.
अभी हमारा मॉडर्न हाउसेज है जो कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज आ जाए तो उनके सामने नहीं टिकता है, अभी 21st सेंचुरी में तो यहाँ पर कैसे टिकेगा। ठीक है, तो ये टेम्परेरी हट्स जो उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द मेसोलिथिक पीरियड। साइट्स देख लेते हैं, साइट्स कौन कौन सी है यहाँ पर। ठीक है, लंघस इन गुजरात, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट। ठीक है, देन आदमगढ़ इन एमपी, देन राजस्थान, यूपी, बिहार, यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में। ठीक है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स। ठीक है, भीमबेटका हमने काफ़ी पढ़ा है, आदमगढ़, ठीक है, पाटने, देन रेनीगुंटा, ठीक है, तनमलाई, these are the important mesolithic sites in India. Then Neolithic period, this is the most important period जिसमें हमारा जो एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है उसके साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है। और जो आज हम लाइफ देखते हैं ना, सेटल्ड ह्यूमन लाइफ, ठीक है, विलेज कम्युनिटीज़, सिटीज़, वो सब यहीं से स्टार्ट हुआ था नियोलिथिक पीरियड से। उससे पहले मेसोलिथिक तक सेटल्ड लाइफ, कम्युनिटीज़, विलेज ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड फ्रॉम नियोलिथिक पीरियड। इन सब डेवलपमेंट की वजह से ही नियोलिथिक पीरियड को रेवोल्यूशनरी पीरियड माना जाता है कि नियोलिथिक पीरियड इज़ अ रेवोल्यूशनरी पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। अभी तक मैंने एग्रीकल्चर का नाम नहीं लिया था, पैलेयोलिथिक में जो डिवीजन पढ़ा उसमें एंड मेसोलिथिक में। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर केम इनटू पिक्चर। एग्रीकल्चर है, उसके साथ साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, देन स्टोन टूल्स का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा हमें, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोट्री। पोट्री हम पढ़ते आ रहे हैं बट उसमें भी एडवांसमेंट देखने को मिलेगा, प्लस व्हील जो हमारी पोट्री मेकिंग में और इरिगेशन में हेल्प करता है, दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द नियोलिथिक पीरियड इटसेल्फ। ठीक है, तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ नियोलिथिक पीरियड। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक को देखकर ही हमें क्या लगता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अब क्या होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर यस एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर करेंगे, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, हंटिंग गैदरिंग, स्टिल ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने हंटिंग गैदरिंग बिल्कुल छोड़ दिया, नहीं, साइड बाय साइड उनका एक्टिविटी है, वो भी चल रहा है। ठीक है, प्लस जो उनका इकोनॉमी है, नाउ इट बिकम सरप्लस इकोनॉमी। व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस इकोनॉमी? प्रॉफिटेबल मतलब कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है उनको? मतलब उसका एक एसेट हो गया। एसेट हो गया, अच्छा। जस्ट चारू सम्यक वेमति, व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस इकोनॉमी? अब यहाँ पर देखो सरप्लस इकोनॉमी इसी पे बेस्ड है ये पूरा का पूरा पीरियड, और उसके बाद का जो भी डेवलपमेंट है इसी पे बेस्ड है, इसलिए इस टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सरप्लस इकोनॉमी का मतलब, सरप्लस का मतलब क्या है? मेरे पास 2 पेन है, मैं एक ही यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा क्या है? एक्स्ट्रा स्पेयर सरप्लस। कभी मैं किसी को दे दूँ, जब ये ख़त्म हो जाए तब मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मुझे पता है कि ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, सरप्लस हो गया। ऐसे ही आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, आपने वीट सो किया, एक तो होता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जितनी आपको चाहिए उतना ही आप कल्टीवेट कर रहे हो, उससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। आपको ना किसी को बेचना है, ना किसी को हेल्प करना है, ना आपको आगे अपने आने के लिए रखना है, बस जितना आपको नीड है उसके हिसाब से आप कल्टीवेट कर रहे हो। ठीक है, वहाँ पर सरप्लस का कंसेप्ट नहीं है क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा कुछ नहीं बच रहा। सरप्लस का कंसेप्ट कब आता है? जब आपके पास कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है, आप अपनी नीड सेटिस्फाई करने के बाद आपने पोर्शन रखा है, चाहे आप उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, और चाहे उसको आप अपने लिए फ्यूचर नीड्स के लिए यूज़ कर सकते हो।
जब सरप्लस का कंसेप्ट आया, ये क्वांटिटी बच गया मेरे और मैंने ये क्वांटिटी रखा है कि ये मैं आगे सेल कर सकती हूँ, किसी और को देकर मेरे पास जो पैसा आएगा उससे मैं अपना जो लाइफ है और अच्छा बना सकती हूँ और एक्टिविटीज़ जो लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। अगर ये सरप्लस नहीं है तो मेरे पास एग्रीकल्चर में जो मैं कर रही हूँ अभी उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहाँ से आएगा, और मुझे आगे बढ़ना है तो पैसे ही तो चाहिए, तभी भी तो हमें कुछ ना कुछ जो सोर्सेस चाहिए यहाँ पर, वो सोर्स कैसे मिलेगा। बार्टर एक्सचेंज की भी बात करें तो उसके लिए भी तो आपके पास कुछ होना चाहिए ना। अगर आपके पास यहाँ पर कोई सरप्लस ही नहीं है, कहीं भी किसी मार्केट प्लेस में जो किसी के साथ ट्रेड करने जा रहे हो तो वहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं बनता अगर आपके पास कुछ एसेट नहीं है, चाहे इन काइंड और चाहे इन कैश। कैश की तो अभी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सरप्लस बच गया तो यहाँ से इनके माइंड में आया कि जो सरप्लस है हम ट्रेड कर सकते हैं, और जब ये ट्रेड वाला कंसेप्ट स्टार्ट हुआ तो इससे ही हमारी जो सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हुई, क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन बिना ट्रेड के सरवाइव नहीं कर सकती। नो सिविलाइजेशन इज सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट, कि मेरे को किसी और से कुछ नहीं लेना, मेरे को जितना चाहिए मेरे पास है। अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, वहाँ पर हम लिंक्स पढ़ते हैं उनका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से, इजिप्ट सिविलाइजेशन से। कैसे? ट्रेड होता था उनके साथ। तो ये जो ट्रेड है ये न्यूलिथिक पीरियड से स्टार्ट हुआ, इसी ने स्टार्ट किया। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द मेजर सिविलाइजेशन इन द हिस्ट्री। ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये 3 सिविलाइजेशन की बात हम करते तो ये कनेक्टेड कैसे एक दूसरे से। अगर ये सरप्लस इकोनॉमी वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं आता तो यहाँ पर क्या कुछ कनेक्शन होता, ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट भी करती? क्योंकि अगर आप इसी एरिया में अपने इंडिया में ही हो, अगर इंडिया में भी आप एक दूसरे से लिंक रखते हो तो वहाँ पर भी ट्रेड का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी कुछ कमर्शियल नीड्स है तभी आप दूसरे के पास जाते हो। इस कोने में रहने वाले इस कोने के पास कुछ कल्चरल एक्सचेंज के लिए तो नहीं जाएगा ना, चलो अभी जान के आते हैं अभी उनका कल्चर कैसे है, टाइम स्पेंड करके आते हैं। अगर इसको कुछ चाहिए इसके पास है और इसको कुछ चाहिए इसके पास, तो ज़रूर जाएंगे वो, और वहाँ पर लिंक इस्टेब्लिश होगा। उसी की वजह से ही यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि सिविलाइजेशन कैसे बना। अब पता चला न्यूलिथिक पीरियड को हम रेवोल्यूशनर क्यों बोलते हैं, कि न्यूलिथिक पीरियड क्यों रेवोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ से सरप्लस इकोनॉमी का कंसेप्ट आया था, और जब सरप्लस इकोनॉमी का कंसेप्ट आया उसके बाद ट्रेड स्टार्ट हुआ। ट्रेड की वजह से ही सिविलाइजेशन का कंसेप्ट हमारे पास आता है। ठीक है, देन एग्रीकल्चर का बात करें तो कौन कौन सी क्रॉप्स को कल्टीवेट किया गया था? राइस, मिलेट्स, वीट, पार्ले। यहाँ पर पोटैटो का कंसेप्ट नहीं है अभी, रेड चिलीज। ठीक है, वो यूरोपियन जब आएंगे हमारे पास तो हमें गिफ्ट करेंगे, वो उस गिफ्ट के बदले में बहुत कुछ हमसे लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे वो। देन डोमेस्टिकेशन का बात करें, कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेट किया गया था? शीप, गोट, कैटल। अभी भी हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में इन एनिमल्स का काफ़ी सिग्निफिकेंस है। ठीक, देन लिव्ड इन हैबिटेशन साइट्स। अब अगर आप ये पोर्शन भूल भी जाओ, जो पढ़ो भी ना इसमें क्या दिया है, तो इसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करो। आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, क्रॉप ग्रो कर रहे हो, तो कौन सी लाइफ आप ज़्यादा प्रेफर करोगे? सेटल्ड लाइफ, और एक टाइम के बाद फिर आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करना, फिर तीसरी साइड पे, फिर फोर्थ साइड पे, चाहे ऐसी वाली लाइफ कि मतलब आप माइग्रेट करते रह रहे हो, या फिर एक ऐसी लाइफ कि ये आपका फील्ड है, ये आपका विलेज है, आप इसमें रह रहे हो। कौन सी लाइफ आप प्रेफर कर रहे हो? अभी इस एज में न्यूलिथिक पीरियड में आप लोग एकदम एग्रीकल्चर आपने सीख लिया, अच्छे से कल्टीवेट कर रहे हो, तो कौन सी लाइफ आप लोग प्रेफर करते हो? माइग्रेट करने वाली या सेटल्ड लाइफ? सेटल्ड लाइफ। रीज़न क्या है उसका चूज करने का आपका? एग्रीकल्चर जब भी करेंगे तो बार-बार शिफ्ट करेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। जैसे डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर, कोई भी क्रॉप ग्रो करते हो, टाइम पीरियड होता है ना उसका एक। ये तो नहीं आज आपने ग्रो किया कल होगी, चलो अभी काट लो इसको, चलो नेक्स्ट लोकेशन पे, ऐसे नहीं है। टाइम पीरियड रहता है 5 to 6 मंथ बेसिकली आपको कोई भी क्रॉप ग्रो करने के लिए लगता है। तो ये जो यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुआ ना, इसने फोर्स किया लोगों को एक जगह रहने के लिए। लोगों के पास चॉइस नहीं था, वो चाहते थे, अभी उनके भी उनका नेचर था। अभी ये देखो न्यूलिथिक पीरियड में है, अभी हमारा डेवलपमेंट यहाँ से इतना नहीं हुआ है।
हम वही लाइफ के हाँ एक जगह दूसरी जगह जाना है। बट जो इकोनॉमिक एडवांसमेंट यहाँ पर चल रहा है उसने हमें फोर्स किया कि अगर हम ऐसे एक जगह दूसरी जगह चलते जाएंगे तो हमारी जो लाइफ है वो आसान नहीं होने वाली, हम कहीं भी सेटल नहीं हो पाएंगे। इट्स बेटर, जो अभी ऑक्यूपेशन हम कर रहे हैं उसके हिसाब से बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या है, सेटल्ड लाइफ। अगर सेटल्ड लाइफ है तभी हमारी विलेज बनता है, कम्युनिटीज बनती है, सिटीज बनता है, महाजनपदास, किंगडम्स बनती है। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट हुआ था हमारा कंसेप्ट कम्युनिटीज का भी। इससे पहले हमारे पास विलेज कम्युनिटीज, ठीक है, ट्राइब्स कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की वजह से इन्होंने यहाँ पर सेटल्ड लाइफ स्टार्ट किया, कम्युनिटीज केम टू एग्जिस्टेंस। उसके बाद आपके पास जो पढ़ोगे ना आप, महाजनपदास, किंगडम्स, मौर्यन एम्पायर, ठीक है, तो वो सब इसी की वजह से आया। अगर ये यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ होता तो हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री में इतना कुछ पढ़ने के लिए नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चला हम विलेज कम्युनिटी तक कैसे पहुंचे। ठीक है, देन मड ब्रिक हाउस, अब रहना है, सेटल्ड लाइफ है, अब ग्रास का हट से रहेंगे तो कैसे, फिर तो मतलब हर मंथ के बाद भाई घर ही बनाते रहो, घर ही बनाते रहो, तो जो डोमेस्टिकेशन है, एग्रीकल्चर है, उसका टेक केयर कौन करेगा। तो अब घर में भी थोड़ा सा हमें एडवांस होना पड़ेगा। तो एडवांस कैसे होना पड़ेगा कि जो ग्रास है उसको रिप्लेस करो। रिप्लेस किससे किया, मड से। ऐसे वाले घर बनाने शुरू किए। ये तो सस्टेन कर सकते हैं किसी हद तक आपका नेचुरल क्लाइमेट इसी को, है ना। तो ये हुआ हमारा डेवलपमेंट्स इन द न्यूलिथिक पीरियड। देख रहे हो कितना ज़्यादा चेंज आया है इसमें। यही सारा चेंज आगे कंटिन्यू होता रहा है हमारा। ठीक है, देन टूल्स का बात करें तो टूल्स में आप देखो, देखने में लग रहा है कि इनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। इनका जो शेप है वो भी चेंज है और जो देखने में लुक है दैट इज़ ऑल्सो चेंज। काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड टूल के जैसे दिखते हैं। स्टोन टूल्स वर नाउ पॉलिश्ड, दैट वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज टूल्स फ्रॉम दिस पीरियड। ठीक है, अगर कल्चर का बात करें, कल्चर तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि विलेज कम्युनिटीज़ है तो ऑब्वियसली कल्चर तो होगा, वहाँ पर एक दूसरे के साथ आना जाना, ट्रेडिशंस, सब कुछ यहीं से स्टार्ट हुआ हमारा कल्चर। अगर हम बोले कि बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ, वी कैन से कि हाँ न्यूलिथिक पीरियड से स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बनने के लिए आपको एक साथ रहना ज़रूरी है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह एक ट्राइब जाती रहेगी तो फिर उसका दूसरी ट्राइब के साथ कभी भी रिलेशन नहीं बनेगा। कल्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हमारा कम्युनिटीज में रहना स्टार्ट किया, उसकी वजह से हमारा जो ट्रेडिशंस है, फोक ट्रेडिशन, वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ। प्लस अगर हम अपना अटायर का बात करें तो अटायर में भी कॉटन और वूल का यूज होना स्टार्ट हुआ। उससे पहले लीव से हम कवर करते थे खुद को। आपने आदिमानव तो देखा होगा, चाहे सीरियल में चाहे मूवी में, पत्तों के साथ वो कवर करते थे अपना बॉडी। बट न्यूलिथिक में क्या हो गया, क्लॉथ और वूल, जो हमारा क्लॉथ का है, कपड़े है, वो हमने यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दिया, मेड फ्रॉम कॉटन एंड वूल। देन बिलीफ सिस्टम का बात करें तो बिलीफ सिस्टम, उनका जो बरियल साइट्स है वहां पर वो किस तरीके से स्केलेटन्स को बरी करते थे, वो वहां से हम इंडिकेशन हमें मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन पोएट्री का बात करें, न्यूलिथिक पोएट्री, तो यस डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट दिखता कैसे हमें, डिजाइन से। अब यहाँ पर आप देखो, हर एक पोएट्री के ऊपर कुछ ना कुछ डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। डिफरेंट शेप्स है। अब डिफरेंट शेप्स में है तो इनका पर्पस भी अलग अलग होगा। जैसे ये वाला जार है तो ये हो सकता है कुछ ग्रेन्स या कुछ लिक्विड यूज करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज करते होंगे। जो छोटे वाले हैं वो डेली पर्पस खाने के लिए यूज करते होंगे। ठीक है, सो दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री। देन आगे हम अगर टूल्स का बात करें तो ये तो एक हैमर टाइप हो गया। देन जो अभी हम एग्रीकल्चर का बात कर रहे हैं, अभी तो हमारे पास कोई भी क्रॉप्स है उसको हार्वेस्ट करना है तो हार्वेस्टर्स है, मशीन्स है हमारे पास। तब के टाइम पर तो मशीन हार्वेस्ट का कंसेप्ट नहीं है, तो कैसे हार्वेस्ट करेंगे, काटेंगे कैसे, उसका हार्वेस्टिंग बैल से, वायर से, ऑक्स बैल से, बैल से तो वो प्लो करते होंगे, काटेंगे कैसे उसको, अच्छा सिकल बोलते हैं हम उसको। ठीक है, इंग्लिश में सिकल बोलते हैं, हिंदी और ओरिजिनल लैंग्वेज मुझे नहीं पता। ठीक है, सिकल ऐसी शेप का होता है, शेप से शायद आपको याद आ जाए। अभी भी कुछ एरिया में, यहाँ पर कम एरिया पे हम ग्रो करते हैं ना, वहां पर मशीन्स यूज नहीं करते, स्टिल वहां पर ये वाला सिकल अभी थोड़ा सा काफी मतलब एडवांस लेवल पे, काफी तीखा और उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, वो यूज करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्रॉप्स है उसको काटने के लिए डिफरेंट टूल्स भी वहां पर बनाया गया था।
एंड जो फूड है, अभी तो हमारे पास ग्राइंडर्स है, मिक्सर है, तब तो नहीं है, फिर भी उनको कुछ ग्राइंड करना है तो वो जो सिलवट्टा बोलते हैं शायद इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, है ना, सिलवट्टा, तो उसको यूज करते हैं। ठीक है, बोलते हैं सिलवट्टे से यूज करके जो खाना बनाते हैं उसका टेस्ट भी अलग होता है, काफी टेस्टी होता है। तो मैंने तो नहीं कभी खाया, बट सुना जरूर है। ठीक है, अच्छा, जो विलेज साइड से है उनका तो काफी ज्यादा फैमिलियर होंगे इन सब चीजों से। हाँ, तो काफी अच्छा और हेल्दी भी माना जाता है इस लाइफस्टाइल को। ठीक है, तो ये हमारा न्यूलिथिक पीरियड। देन जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, अभी भी देखो रिवर साइड ही हमने चूज किया हुआ है। यहाँ पर देख लो आप, रिवर हमारे इंडस रिवर के आसपास, यहाँ पर गंगेटिक रिवर के आसपास, यहाँ कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी रिवर के आसपास आपको साइट्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देन अगर साउथ इंडिया का बात करें, मस्की, हेलोर, ठीक है, देन पियामपल्ली, दीज आर द इम्पोर्टेंट साइट। अगर थोड़ा सा ऊपर आ जाए महाराष्ट्र की तरफ, नागपुर, अगर बिहार की तरफ चला जाएंगे चिरन, पाटना, देन कैलकाटा, ठीक है, देन इस तरफ चला जाएंगे बुर्जाहोम, श्रीनगर। ठीक है, देन चैल्कोलिथिक पीरियड। अब चैल्कोलिथिक पीरियड डिस्कशन करने से पहले वर्ड को देखो, क्या है चैल्कोलिथिक। लिथिक तो मीन्स हमें पता है स्टोन, व्हाट यू मीन बाय चैल्को? कॉपर, कॉपर स्टोन एज, ऐसे हो सकता है। मतलब कॉपर एक मेटल भी है, स्टोन भी है। ठीक है, अब इस एज में हमारा मेटल का यूज होना स्टार्ट हुआ है। न्यूलिथिक पीरियड तक हमारे पास मेटल एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, यहां पर हमारे पास मेटल का यूज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड इज फॉलोड बाय चैल्कोलिथिक पीरियड व्हेन कॉपर एंड ब्रॉन्ज केम टू बी यूज्ड। ठीक है, कॉपर और ब्रॉन्ज का स्टार्ट हुआ, और यहीं पर ही हमारा जो आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का बात करते हैं, इसी टाइम पीरियड पे फ्लरिश हुआ था, इसी टाइम पीरियड पे वो एग्जिस्ट करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो आईवीसी पर ही बेस्ड है, जो इंडिकेट करता है सिंथेसिस ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज। वहां पर भी आयरन एज का कंसेप्ट नहीं है आईवीसी में। ठीक है, जब वैदिक पीरियड में जाते हैं हम, वहां पर हम आयरन की बात करते हैं, वहां से हमारा आयरन एज स्टार्ट होता है। ठीक है, चैल्कोलिथिक पीरियड। अब मेटल का बात आया तो न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ स्मेल्टिंग द मेटल और वो केम टू एग्जिस्टेंस, क्योंकि अब जो हमारे पास आयरन ओर्स है उसके पास ये स्मेल्टिंग, मतलब उसको एक हाई टेम्परेचर पे ले जाकर उसके बाद ही आप प्योर मेटल को वहां से निकालते हो। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ डेवलपमेंट कि आप टेक्नोलॉजिकली भी खुद को आगे लेकर जा रहे हो। ठीक, इट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, क्योंकि देखो अभी हम जैसे टाइम पीरियड के साथ आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एडवांस स्टेज पर ले जाने के लिए अब नए सोर्सेस चाहिए। कब तक वुड पे ही आप डिपेंड रहोगे? नाउ यू नीड मेटल इक्विपमेंट्स। अब क्योंकि मेटल इक्विपमेंट से आपका एफिशिएंसी 1000 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप सिक्कल जो वुड से बना हुआ उससे काटते हो और जो मेटल से बना हुआ से काटते हो, आयरन का सिक्कल और वुड का सिक्कल क्या डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा हार्वेस्ट करने में, फसल को काटने में? यस, क्रिएट करेगा। तो इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, बट जब ये हम यहाँ पर बात करें कि मेटल का यूज होना स्टार्ट हो गया, बट डजंट मीन कि इसके बाद स्टोन टूल्स का जो यूज है वो उन्होंने एकदम से बंद कर दिया, भाई अब तो हमें मेटल मिल गया, अब हम स्टोन टूल्स यूज ही नहीं करेंगे। यहाँ पर इस पीरियड का नाम क्या है? चैल्कोलिथिक। मेटल प्लस स्टोन, कि स्टोन अभी भी चल रहा है, पैलेलिथिक पीरियड से जो स्टार्ट हुआ है, चाहे उसका रिफाइनमेंट और ज्यादा हो गया है, बट स्टिल वी आर यूजिंग इन द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल प्लस स्टोन। ठीक है, माइक्रोलिथिक टूल्स का जो हम बात कर रहे थे, वहां पर जो हमने मेसोलिथिक में बात किया था, स्टिल कंटिन्यूड इन द चैल्कोलिथिक पीरियड। ठीक है, और अगर हम बात करें कि क्या इक्विपमेंट्स है, क्या टूल्स है वहां पर, है तो वहां पर आपको एग्जांपल ये देखने को मिल जाएगा, कॉपर टूल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स। ठीक है, अगर आप बात करो कुछ वेसल्स भी मिल जाएगा, बाउल टाइप भी मिल जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप, छोटा छोटा बाउल्स बना हुआ है। ठीक है,
दीज आर सम इक्विपमेंट्स, किसी चीज के लिए यूज करते होंगे इसको, ठीक है। तो अब इससे बना हुआ और जो आप क्ले से पोट्री बनाते हो, तो ज्यादा ड्यूरेबल कौन सी चीज है? पोट्री जो आप क्ले से बनाकर अपने डेली नीड्स के लिए यूज कर रहे हो और मेटल से बनाए हुए जो बाउल्स यूज कर रहे हो, तो उनसे ज्यादा ड्यूरेबल कौन सा है? ऑफ कोर्स जो मेटल से बनाते हो, क्योंकि ये तो एक टाइम पीरियड के बाद आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, फिर नया बनाने पड़ेगा। ये तो अगर आपने एक बार बना लिया तो बस जब तक आप चाहो यूज कर सकते हो, अगर आप अच्छे से यूज करते हो, उसको साफ रखते हो तो, ठीक है। तो ये यहाँ पर वेस्टेज का जो कंसेप्ट है वो चला जाता है हमारा, ठीक है। नाउ अब देखो, अब यहाँ पर कॉपर के लिए क्या चाहिए आपको? टूल तो अगर स्टोन का बात करें, स्टोन तो रिवर साइड जाओ, इंडिया में तो बहुत सारी रिवर्स है, चले जाओ तो स्टोन मिल जाएगा आपको। उसके लिए कहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ वहां पर पॉइंट नहीं बनता है ना। अब यहाँ पर चाहिए आपको कॉपर। कॉपर तो एक स्पेसिफिक साइट पे ही मिलेगा, ये नहीं आप कहीं पे भी चले जाओ, डिग करना स्टार्ट कर दो तो कॉपर मिल जाएगा, ऐसे तो नहीं है। अब स्पेसिफिक साइट्स पे ही कॉपर मिलता है। इंडिया में कॉपर कम मिलता है, तो आसपास की साइट्स में देखना है कि कॉपर कहाँ मिलता है। तो अब they began to travel for a longer distance to obtain the metal ores। अब उनको पता चला कि मेटल के साथ उनका लाइफ जो है और इजी बनता है, वो और आगे जा सकते हैं अपना कम्युनिटी को लेकर। तो उन्होंने मेटल ओर्स के लिए सर्च करना स्टार्ट कर दिया। जो सरप्लस इकोनॉमी हमने बात किया था ना, ट्रेड लिंक, एक तो सरप्लस इकोनॉमी जो हमारे पास हम कल्टीवेट कर रहे थे वो सरप्लस है, तो हम बेचने के लिए ट्रेड लिंक्स हो गया। अब मेटल के लिए हमें ये मेटल चाहिए। अगर यहाँ पर मैं रह रही हूँ, यहाँ पर रह रही हूँ, यहाँ पर मेटल ओर्स नहीं है, मुझे तो चाहिए कॉपर, कुछ कॉपर मिल जाए, उसको मिलाकर मैं अपना टूल्स बना लूँ, इक्विपमेंट्स बना लूँ। तो मिल रहा है कॉपर यहाँ पर, मतलब आयरन और यहाँ पर है, तो मुझे तो यहाँ जाना पड़ेगा ना, इसके साथ कुछ ना कुछ लिंक तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा ट्रेड का। इसकी वजह से भी ट्रेड जो है काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ है। सिल्क रूट आपने सुना होगा। सिल्क रूट कैसे बना, उसको हम सिल्क रूट क्यों बोलते हैं? एक कम्युनिटी पे बेस्ड है सिल्क, पूरा का पूरा सिल्क जो चाइना से है दूसरे देशों पे, यहाँ पर यूरोप की साइड देखो, जहाँ अमेरिका की साइड देखो, तो एक रूट के थ्रू जाता था, एक पर्टिकुलर रूट डेवलप हो गया था। तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बेस के ऊपर हमने रूट का ही नाम रख दिया सिल्क रूट। स्टिल उसके ऊपर अभी भी काफी सारा नेगोशिएशन चल रहा है कि उसको कैसे अभी भी केटर किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज हो गया यहाँ पर कि अब एक और चीज का रिक्वायरमेंट लोगों के पास आ गया, जिसके लिए ट्रेड नाम का जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। क्योंकि बिना ट्रेड के तो अब लाइफ जो है इतना आसान नहीं होने वाला, आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आपका रिक्वायरमेंट इन सब चीजों का है और आपके एरिया में नहीं मिलता है, दूसरे एरिया में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ट्रेड है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन चैल्कोलिथिक पीरियड। आप यहाँ पर चैल्कोलिथिक पीरियड काफी आगे आ गए हम। पैलियोलिथिक पीरियड कहाँ हमने मिलियन ऑफ ईयर से स्टार्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये है स्टिल हमारा जो हैबिटेशन साइट्स है, हम अभी भी रिवर साइड ही प्रेफर कर रहे हैं। अगर विलेज कम्युनिटीज मैंने बात किया, सेटल्ड लाइफ बात किया, ठीक है, फ्लरिश कर रहे हैं हम, एग्जिस्ट हो रहा है विलेज कम्युनिटीज, अभी भी रिवर साइड ही है। क्यों अभी भी रिवर साइड ही क्यों है? क्यों हम दूसरे एरियाज पे नहीं जा रहे? जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ पर रिवर्स नहीं है, तो यहाँ पर क्यों नहीं सेटल हो रहे? क्यों हम रिवर की साइड, कावेरी की तरफ, कृष्णा की तरफ, ठीक है, गंगेटिक रिवर और इंडस वैली सिविलाइजेशन, अभी भी हम क्यों रिवर पे ही रिलाई कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि अब देखो हमारा नीड्स भी चेंज हो गया है। तब तो हमें किसी और पर्पस के लिए रिवर साइड प्रेफर कर रहे थे, अब हमारा रीजंस भी चेंज हो गया है। देखो अभी हंटिंग और गैदरिंग हमारा रीजन नहीं है, और स्टोन भी अभी हमारा रीजन नहीं है, क्योंकि हमने स्टोन का एक सप्लीमेंट भी ढूंढ लिया कि स्टोन तो चाहिए ही चाहिए, उसको हम सप्लीमेंट भी कर लेंगे किसी मेटल के साथ, कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, ठीक है। प्लस अब जो हमने हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एडवांस हो गया है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गया है, कल्टीवेशन हो गया, उसके लिए पानी चाहिए। पानी आपको कहाँ मिलेगा? तो रिवर साइड से ही मिलेगा। अभी टेक्नोलॉजी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ कि आप इस कॉर्नर पे रह रहे हो और रिवर यहाँ पर है, आप कैसे कैनल डिग करके यहाँ पर ले आओगे पानी। अभी तक इतना टेक्नोलॉजी नहीं आया है। और वहां पर ग्राउंड वेल्स और जो क्या बोलते हैं अभी जो बोरिंग वेल्स होता है, जिससे आप कहीं भी रह लो, डजेंट मैटर कि आपके पास रिवर, आस पास रिवर है कि नहीं, आप ग्राउंड वाटर यूज कर सकते हो।
इस टाइम के ऊपर वो कंसेप्ट नहीं है। आपको जो भी नेचुरली वाटर अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करना है, ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करने का भी कंसेप्ट यहाँ पर नहीं आया है। तो ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से पानी लेकर यहाँ तक जाना मुश्किल है, इसीलिए लोग क्या करते थे, अगर रिवर साइड यहाँ पर है तो यहीं पर अपना घर और विलेज कम्युनिटीज वगैरह इस्टेब्लिश होता था। तो अब समझ में आया, रह तो हम रिवर वैली पर ही रहे हैं बट रीजन हमारा चेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर रिवर्स का बात करें तो रिवर कौन कौन सी रिवर के आसपास चैल्कोलिथिक पीरियड हमें मिलता है, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेनार, कावेरी रिवर। और अगर हम यहाँ पर देखें तो कहाँ पर है ये, तुंगभद्रा रिवर, ये है। तुंगभद्रा रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? हाँ, कृष्णा रिवर की। ठीक है, देन हमारे पास आ जाएगा दूसरी रिवर क्या दी है, पेनार और पेनोरो रिवर, देन कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर। तो ये जो रिवर सिस्टम है आपने अपना ज्योग्राफी में तो पढ़ा होगा, आई थिंक आपको अच्छे से क्लैरिटी होगा इसका, नहीं तो फाउंडेशन कोर्स में भी हमारा स्टार्ट होने वाला तो उसमें भी क्लैरिटी हो जाएगा। बट एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दे रखा है हमारा रिवर सिस्टम, तो अगर आपने पढ़ा है तो ये आपका टिप्स में होगा कि कौन किसका ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पर इस मैप में हमारे पास दे रखा है कुछ चैल्कोलिथिक साइट, जैसे हमने पिछला बार भी अभी आपने नेओलिथिक में मस्की को पॉइंट आउट किया था। ठीक है, देन पिकली हाल, हेल्लूर, ब्रह्मगिरी। ठीक है, देन दलमाबाद, नेवासा, इनाम गांव। ठीक है, देन अगर इधर चाहे हम कोल्डी वहा, चिरन, ये हमने पहले भी देखा है। ठीक है, ऊपर हम थोड़ा राजस्थान की तरफ चले जाएं, जोधपुर, गणेश्वर। ठीक है, देन इस तरफ पाकिस्तान में आ जाए तो मेहरगढ़। दीज आर द इंपॉर्टेंट चैल्कोलिथिक साइट्स। ठीक है, तो इसके बाद तो ये चैल्कोलिथिक पीरियड में रीजनली जो कल्चर है इसका कुछ ज्यादा हमारा सिग्निफिकेंस नहीं है। ये ऐड करने का एक ही पर्पज है कि आपको ये मतलब क्लैरिटी मिल जाए, एक आइडिया हो जाए कि अगर ये जोरवे कल्चर आपको कहीं भी देखोगे किस पीरियड से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन बना दूं, जोरवे कल्चर इज रिलेटेड टू लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, जहाँ चैल्कोलिथिक पीरियड, तो वहां पर आपको ये माइंड में आ जाए कि हाँ जोरवे कल्चर है दैट इज रिलेटेड टू चैल्कोलिथिक पीरियड। बाकी इस कल्चर में क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें क्या डेवलपमेंट है, उतना डिटेल में नहीं जाना, हमारा हिस्ट्री ऑप्शन नहीं है। जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि हाँ चैल्कोलिथिक पीरियड में डिफरेंट रीजनल कल्चर ऑल्सो इवॉल्व। ठीक है, जैसे जोरवे कल्चर हमारा ये महाराष्ट्र की साइड हो गया, देन कायथा एंड मालवा कल्चर, आहार कल्चर, गणेश्वर एंड जोधपुर कल्चर, इनको हमें रीजनली और स्पेसिफिकली स्टडी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक आइडिया के लिए कि चैल्कोलिथिक पीरियड में डिफरेंट रीजनल कल्चर्स वर आल्सो देयर। ठीक है, प्लस हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर तो फुल फ्लेज्ड एक पूरा लेक्चर ही है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस करने के लिए। ठीक है, देन आयरन एज, ऑफ कोर्स अभी हमने ब्रॉन्ज और कॉपर को तो कवर कर लिया उसी एज के बाद। तो नेक्स्ट मेटल क्या आएगा हमारे पास, आयरन एज। ठीक है, यहां से हमारा वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, अर्ली आयरन एज बिगेन अराउंड द पीरियड ऑफ 1200 BC, बिफोर कॉमन इरा। अब आयरन एज को भी हम आगे डिवाइड करते हैं डिफरेंट कल्चर्स में, जैसे चालकोलिथिक को देखा हमने डिफरेंट कल्चर्स में डिवाइड किया था, है ना, ऐसे ही आयरन एज को भी डिफरेंट कल्चर्स में डिवाइड किया है। कौन सा है, पेंटेड ग्रे वेयर, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, नाम पढ़कर ही क्या लग रहा है, पेंटेड ग्रे वेयर, पोट्री है किसी टाइप की, उस पोट्री का टाइप क्या है, पेंटेड ग्रे वेयर, मतलब ग्रे कलर की है, पेंट किया गया है। तो उस पर्टिकुलर साइट में, जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये गंगेटिक वैली है, यहां पर हमें इस एरिया में पेंटेड ग्रे वेयर बहुत ज्यादा मिला है, पोट्री टाइप ये बहुत ज्यादा मिला है। इसकी एग्जिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर इस पूरे के पूरे कल्चर को क्या बोल दिया मैंने, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, ऐसे ही दूसरी साइड है यहाँ पर इसके नीचे ही, यहाँ पर मेरे को नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नदन ब्लैक पॉलिश्ड, नदन तुम ठीक है ज्योग्राफी टर्म, नदन साइड पॉइंट आउट कर रहा है, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मतलब पोट्री का कौन सा टाइप, ब्लैक और पॉलिश्ड। तो यहाँ पर इस एरिया में मुझे ज्यादा से ज्यादा पोट्री किस टाइप की मिली है, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो मैंने इस कल्चर को क्या बोल दिया, ब्लैक
पॉलिश्ड वेयर कल्चर। ठीक है, अब समझ में आया ये टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं कल्चर का, क्यों हम यूज कर रहे हैं। अगर मैं किसी कल्चर को बोल रही हूँ पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर है, तो क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रोमिनेंस किसका है? प्रिंटेड ग्रे वेयर्स का। अगर इफ यू टॉक अबाउट नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तो वहां पर भी हमें यहाँ पर ये टाइप का पोट्री ज्यादा मिला। दैट्स व्हाई वी आर इंडिकेटिंग दैट कल्चर विद द नेम ऑफ दैट पोट्री। ठीक है, देन अब आयरन एज की बात करें तो आयरन एज तक हमारे पास कम्युनिकेशन और लैंग्वेज का क्या स्टेटस है, बताओ जरा। इस टाइम पीरियड तक क्या हमारे पास लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कुछ राइटिंग वाइटिंग स्टार्ट हो गया कि नहीं हुआ? वैदिक पीरियड का बात करें ना, मैंने आपने भी बोला कि हाँ मैम यहाँ पर वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो वैदिक पीरियड में कुछ हमारे पास है, राइटिंग्स है कुछ, वेदास, ऋग्वेदास, यजुर्वेदास, अथर्ववेदास, है ना। उसके बाद उपनिषद, देन ब्राह्मणिकल लिटरेचर। तो यहाँ पर हमारे पास आयरन एज के लिटरेरी अकाउंट्स बहुत सारे हैं। लिटरेरी अकाउंट्स का तो समझते हो ना मतलब क्या होता है, जो लिटरेचर से रिलेटेड है, जो हमें इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो बहुत सारे सोर्सेस है हमारे पास। ठीक है, लिटरेरी अकाउंट्स हर एक डायनेस्टी का कवर करेंगे हम। अगर मौर्यन पीरियड का बात करेंगे तो वहां पर कौन से लिटरेरी अकाउंट्स हमें मौर्यन पीरियड के बारे में बताते हैं, डिस्कस करेंगे। ऐसे जब गुप्ता पीरियड में जाएंगे वहां पर भी लिटरेरी अकाउंट्स, कौन से लिटरेरी अकाउंट रिलेटेड टू गुप्ता पीरियड है तो डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आयरन एज की बात कर रहे हैं तो आयरन एज में लिटरेरी अकाउंट्स कहाँ से मिलेगा हमें? वेदास, उपनिषद एंड ब्राह्मणिकल लिटरेरी अकाउंट्स। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारे पास। अब ये जो आयरन एज है इसी से ही हमारा स्टार्ट होता है मेन एंशिएंट हिस्ट्री जो आप पढ़ते हो, वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बाद क्या स्टार्ट होता है? महाजनपदास। महाजनपदास के बाद मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्यन एम्पायर। ठीक है, उसके बाद आपका बाद जो डेवलपमेंट्स होता है। ठीक है, तो ये आयरन एज की वजह से जो आयरन एज में डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद आपका ये सब चीजें आगे एक चेन के जैसे बढ़ते जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब हमने जो पेंटेड ग्रे वेयर देखा था जस्ट एक आइडिया के लिए, अपने आइडिया के लिए कि ये कहाँ पर है, कैसे है, बस इतना ही, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हमारे जिनका हिस्ट्री ऑप्शन है उनको ईच एंड एवरी साइट का डिटेल पता होना चाहिए, हमें जीएस में इतना नहीं चाहिए। जस्ट फॉर योर आइडिया कि ये कहाँ पर कल्चर डेवलपमेंट हुआ था, ये वाला एरिया गंगेटिक वैली। तो यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा पेंटेड ग्रे वेयर मिला है, इसलिए हमने इस कल्चर को बोल दिया पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। ठीक है, इट वाज अ आयरन एज कल्चर इन द गंगेटिक प्लेन। अब देख लो यहाँ पर पूरा गंगा रिवर सिस्टम है, उसी के आसपास डेवलप हुआ है। ठीक है, देन इट इज कॉन्टेम्परेरी टू मेगालिथिक कल्चर। जब ये डेवलप हुआ यहाँ पर नॉर्थ में, साउथ में भी एक कल्चर डेवलप हुआ यहाँ पर साउथ में, डेक्कन में। उस कल्चर को क्या बोलते हैं? मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर। अब लिथिक का मतलब स्टोन, मेगा का मतलब क्या हो गया? मेगा मतलब बड़ा, बिग। बिग स्टोन कल्चर कुछ क्या बोल सकते हैं? अब बिग स्टोन कल्चर क्या होता होगा ये भी है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। बट ऐसे लिंक कर लेना कि जब यहाँ पर पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर डेवलप हुआ था उसके साथ साइमल्टेनियसली साउथ में अगर जाए तो वहां पर एक और कल्चर डेवलप हो रहा था साथ ही साथ। उस कल्चर का नाम क्या है? मेगालिथिक कल्चर। क्या है, कैसे है, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देन पेंटेड ग्रे वेयर। आज बहुत बात कर रहे हैं कि पोट्री थी एक किसी टाइप की, तो कैसे दिखता था? ये कुछ पीसेस उसके हमें मिला है फ्रॉम द डिफरेंट साइड्स। तो ये देख लो ग्रे वेयर ये है। ठीक है, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न के साथ वो यहाँ पर डेकोरेट करते थे पोट्री को। ठीक है, अब थोड़ा सा जानते हैं कि ये पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के लोग हैं वो कैसे थे। ठीक है, उनकी मेन एक्टिविटीज कैसी थी। अब गंगेटिक वैली के आसपास रह रहे हैं, वहां पर तो रिवर सिस्टम अच्छा खासा है, फर्टाइल सॉइल है, तो ऑक्यूपेशन ऑब्वियसली एग्रीकल्चर रहा होगा, है ना। एग्रीकल्चर है, ठीक है, कल्टिवेटेड व्हीट एंड राइस एंड लिव्ड इन वेटल एंड द्वाब हाउसेस। ये काफी अच्छा डेवलपमेंट है, वेटल एंड द्वाब हाउसेस। क्या है ये?
कि यहाँ पर हमने न्यूलिथिक में देखा था कि मड हाउसेस स्टार्ट हो गया बनना। अब मड हाउसेस का भी ज्यादा कुछ ड्यूरेबिलिटी नहीं है, क्योंकि कुछ भी ज्यादा स्टॉर्म आया, ज्यादा रेन फॉल वहां पर हो गया, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपका स्ट्रक्चर गिर जाए। ठीक है, अब आपका हैबिटेशन साइट्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेटल एंड दोआब हट्स का यूज किया गया। अब ये क्या है? वेटल का मतलब होता है कि जो आपका सूखा लकड़ी नहीं मिलता आपको फॉरेस्ट के आउटसाइड, सूखा लकड़ी को गैदर करके आप उसे एक रफ स्ट्रक्चर बनाते हो, घर का चौपड़ी टाइप। रफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद दोआब, दोआब मीन्स मिट्टी, उसके ऊपर पूरा आप जैसे क्या बोलते हैं, पॉलिश कर देते हो, जो लगा देते हो, लिपा पोती करना जैसे करना, तो वैसे अभी भी कुछ हमारे इंडिया में विलेज साइड जाओगे तो ये वाला आपको घर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेटल एंड दोआब, जिसमें पहले हम वुड से स्ट्रक्चर बनते हैं। वुड भी कैसी, जो हमें सूखा लकड़ी आसपास मिल जाता है उसको गैदर करके एक स्ट्रक्चर और ढांचा टाइप बनाते हैं, फिर उसको हम क्ले से, जो हमारे पास मिट्टी है उससे हम एक प्लास्टर जैसे करते हैं। अभी तो हम सीमेंट यूज करते हैं यहाँ पर, अब सीमेंट वहां पर नहीं है तो इसलिए वो क्ले यूज कर रहे हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? वेटल एंड दोआब हाउसेस। ठीक है, समझ में है? और ये तो है कि जब अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, देन दिस कल्चर वाज सक्सीडेड बाय, कि इस कल्चर के बाद फिर दूसरा कल्चर कौन सा आया वहां पर गंगेटिक वैली के आसपास? नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, तो अब उसके बारे में देख लेते हैं। नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर तो कैसी होती होगी पोट्री? ये देखो, ब्लैक कलर का और बिल्कुल एक ग्लॉसी शेप, चमक आती है उसमें। तो इसी वजह से हमने इसी को स्टडी किया, इसी को स्टडी करते हमने उस कल्चर को ही नाम दे दिया नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोर्ट्री वाज नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, हमने ऑलरेडी देख लिया। दिस पीरियड सो द इमर्जेंस ऑफ सिटीज, क्योंकि ये हम 700 बीसी तक पहुंच गए, 700 अराउंड 600 बीसी। तो यहां पर हमारा महाजनपदास 600 सेंचुरी बीसी, द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, हमने पढ़ा था ये। ठीक है, तो ये पीरियड तक पहुंच गए हम, वहां पर महाजनपदास भी है। ठीक है, इन द गंगेटिक वैली में 600 बीसी। ठीक है, दिस रीजन वाज आल्सो द सेकेंड मेजर, मतलब इसी टाइम पीरियड के आसपास जो हमारे जो हिंदू एपिक है रामायण, वो एग्जिस्टेंस में आया। उसके साथ साथ मैंने आपको बोला मेजर रिलीजन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि जैसे जैसे कल्चर डेवलप हो रहा है उसके साथ साथ डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट डायनेस्टीज, डिफरेंट किंगडम्स भी यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट डायनेस्टी भी पढ़ते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, नंदा डायनेस्टी, हरियाणा का डायनेस्टी, उनको रिप्लेस करते कैसे कैसे मौर्यन तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो हम करते रहेंगे लेक्चर्स के साथ साथ। ठीक है, चलिए, तो अगर हम देखें कि नदन पॉलिश्ड ब्लैक वेयर कल्चर कहाँ पर था, वही जहां पर पेंटेड ग्रे वेयर था, गंगेटिक वैली के आसपास। कुछ इधर उधर साइड्स भी हमें मिल जाता है, बट मेनली हम देखें तो गंगेटिक वैली के आसपास ही मिलेगा। ठीक है, देन मेगालिथिक कल्चर, जब मैंने आपको बताया पेंटेड ग्रे वेयर डेवलप हो रहा था गंगेटिक वैली में, उसके साथ साथ डेक्कन एरिया में एक अदर कल्चर डेवलप हो रहा था। दैट कल्चर वाज नोन एज मेगालिथिक कल्चर। मेगा मींस बिग स्टोन। अब ये जो मेगालिथिक कल्चर है ये भी किसी एक चीज के ऊपर, एक थिंग के ऊपर बेस्ड है। अब मेगालिथिक क्या, ये बरियल साइट्स को डिनोट कर रहा है मेगालिथिक। यहाँ पर बड़े बड़े स्टोन्स को यूज करके इंडिकेट किया जाता था कि यस दिस इज अ ग्रेवयार्ड। अब किसी को दफनाने के बाद डिफरेंट शेप्स में, जैसे यहाँ पर किसी को दफना दिया, उसके दफनाने के बाद स्टोन्स को यूज करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, इट इंडिकेट्स कि यहाँ पर किसी की ग्रेव है। ठीक है, प्लस दूसरा कोई और कम्युनिटी है, दूसरी ट्राइब है, उसने अपना स्ट्रक्चर है कि मैं ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाऊंगा स्टोन के साथ, जो इंडिकेट करेगा कि हमारा ग्रेवयार्ड है। ठीक है, अब तीसरी कम्युनिटी वही डेक्कन एरिया का ही बात कर रहे हैं। डेक्कन एरिया, वहां पर उन्होंने स्टोन्स को यूज करके डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जो इंडिकेट करे कि यस दिस इज आवर ग्रेवयार्ड। सो वहां पर डेक्कन एरिया में डिफरेंट टाइप्स का हमें ऐसे ग्रेवयार्ड्स मिला था कि बड़े बड़े स्टोन्स को यूज करके उन्होंने ग्रेवयार्ड्स बनाया था। तो उन्हीं स्टडी के बेस के ऊपर हमने पूरे कल्चर को क्या बोल दिया? मेगालिथिक कल्चर।
दैट वॉज बेस्ड ऑन बरियल साइट। हमने बरियल साइट्स को स्टडी करके बनाया, जैसे पेंटेड ग्रे वेयर पोर्ट्री के बेस्ड, हमने पोर्ट्री के ऊपर बोल दिया, नदन ब्लैक पॉलिश भी पोर्ट्री पे बोल दिया। अब मेगालिथिक किस पे बोल रहे हैं आप, जो उनका बरियल प्रैक्टिसेस है उनके ऊपर, उनको स्टडी करके, उनके डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करके हम बोल दिया कि दिस कल्चर इज नोन एज मेगालिथिक कल्चर। ज्यादा डिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मेगालिथिक कल्चर है क्या। अब समझ में है मेगालिथिक कल्चर, बड़े बड़े स्टोन्स को यूज करके ग्रेव बनाना, ठीक है। देन अब यहाँ पर डेक्कन एरिया की बात करें तो इस एरिया में प्रेवलेंट था ये मेगालिथिक कल्चर। अगर पोर्ट्री की बात करें तो पोर्ट्री यहाँ वहां पर नदन में कैसा था, पेंटेड ग्रे वेयर पोर्ट्री चल रहा है, तो अब यहाँ पर भी किसी टाइप का पोर्ट्री तो यूज होता होगा ना। कौन सी टाइप का पोर्ट्री, ये वाला पोर्ट्री, ब्लैक एंड रेड वेयर। अब देख लो पोर्ट्री भी एक कल्चर को इंडिकेट कर रही है, कितना ज्यादा सिग्निफिकेंस है पोर्ट्री का हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड्स में, ठीक है। देन अगर बात करें इंप्लीमेंट्स, इस मेगालिथिक कल्चर के लोग कौन से इंप्लीमेंट्स, इक्विपमेंट यूज करते हैं, आयरन यूज है तो आयरन को यूज करके बनाते होंगे, कोई भी टूल्स बन रहा है तो ऐसे वाले टूल्स यूज करते थे। ये सिकल है जो हार्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, एंड दीज आर द डिफरेंट टूल्स जो डिग करने के लिए, हंटिंग के लिए, किसी उनके अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये वाला डिफरेंट जो टूल है ये वॉर्स में यूज करते हैं, इसको हाथ में पकड़ के ऐसे पकड़ते हैं और दोनों तरफ से आप मतलब अपना जो भी दुश्मन है उसको मार सकते हो स्वॉर्ड के जैसे, ठीक है। सो दिस वर द डेवलपमेंट इन द मेगालिथिक कल्चर। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। अभी तक कोई डाउट नहीं है ना प्रवीण?